नमस्कार। आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। मैं बाबूराम, कक्षा 10, विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल का पहला अध्याय लेकर के फिर से आया हूं, जिसके अंतर्गत भू संसाधन के बारे में हम आज आप लोगों को विवरण देंगे, जानकारी देने का काम करेंगे। भू संसाधन, लैंड रिसोर्स के बारे में हम बताने जा रहे हैं। भू संसाधन क्या होता है? देखिए, भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन मानी जाती है। प्राकृतिक संसाधन है, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है जिसको प्रकृति ने ही बनाने का काम किया है। ये मानवीय कारणों के आधार से या मानवीय हस्तक्षेप के आधार से भूमि का निर्माण नहीं हुआ है, इसलिए इसको प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ठीक, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देखिए, जिस पर हम लोग जीवन व्यतीत करते हैं, अनेकों तरह की यहाँ पर प्राकृतिक वनस्पतियां उगने का काम करती हैं, अनेकों तरह के वन्य जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, और इसी के साथ साथ तमाम तरह की आर्थिक क्रियाएं शुरू होती हैं, उत्पन्न की जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ पर्यावरण एवं संचार, और पर्यावरण एवं संचार के साथ साथ ये सब सारी क्रियाएं इसी प्राकृतिक संसाधन अर्थात भूमि संसाधन पर ही आधारित होता है। इसीलिए भूमि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, सभी प्राकृतिक संसाधनों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने का काम करती है। देखिए, भूमि जो है एक सीमित संसाधन है। ऐसा नहीं कि भूमि का विस्तार दोनों गोलार्धों में बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है, ऐसा नहीं। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में भूमि संसाधन का विस्तार अधिक हुआ है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में कम हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में जल संसाधन की प्रचुरता है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि संसाधन, भू संसाधन। इसलिए भूमि का उपयोग भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए एक सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। इसीलिए अगर हमें भूमि का उपयोग करना है, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, तो भूमि का उपयोग, ये उपयोग जो विभिन्न उद्देश्यों को समेटने का काम किया है, तो विभिन्न उद्देश्यों के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। सावधानी के साथ साथ एक योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो वास्तव में जो ये सीमित संसाधन है, इसका हम उपयोग अधिक से अधिक कर सकते हैं। देखिए, भारत में भूमि संसाधन की अगर बात की जाए तो भारत में भूमि संसाधन जो है भिन्न भिन्न प्रकार की आकृतियों के आधार पर, स्तंभ आकृतियों के आधार पर दर्शाई गई है, जिसमें पहले नंबर पर 43% भूभाग पर मैदान पाया जाता है, अर्थात 45% भूभाग मैदानी भूभाग के रूप में जाना जाता है। मैदानी भूभाग, देखिए, मैदानी भूभाग ऐसा भूभाग है जिस पर अनेकों तरह के क्रियाकलाप संबंधित होते हैं।
जिसमें पहले नंबर पर अगर देखा जाए तो हम लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान इसी संसाधन के आधार से ही प्राप्त होते हैं, आधारित होते हैं, आधार हमारा बनाने का काम करते हैं। तो भूमि ही सब लोगों को आधार प्रदान करने का काम करती है भूमि। तो 43% भूभाग जो मैदानी भूभाग है, समतल है, जिस पर बड़े पैमाने पर खेती की जाती है, तमाम तरह के कार्य, चाहे वो सड़क निर्माण हो, उद्योग हो, रेलवे लाइनों को बिछाना हो, मानव बस्तियों को बसाना हो, अर्थात कहने का मतलब किसी भी तरह के क्रियाकलाप, तो ये सब इस तरह के क्रियाकलाप जो हैं इसी भू संसाधन से ही संबंधित होते हैं, मैदानी भूभागों से संबंधित होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर पर्वतीय भू क्षेत्र आता है। दूसरे नंबर पर 30% भूभाग पर 30% भूभाग पर्वतों से संबंधित हैं। पर्वत 30% भूभाग पर्वतों से संबंधित हैं, जिन पर आप लोग सुनते होंगे, हो सकता है देखे भी हों पर्वतीय भू क्षेत्र को। कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कुछ उनकी तुलना में मध्यम अथवा नीचे स्तर के पर्वतीय क्षेत्र देखे जाते हैं। इन्हीं पर्वतों से अनेकों तरह की छोटी बड़ी नदियां निकलने का काम करती हैं। आप भारत में देख लीजिए, भारत का जो उत्तरी भाग है, उत्तर भारत, जिसमें हिमालय वाला भूभाग आता है, जहां से 12 मासी नदियां निकलने का काम करती हैं, वर्ष पर्यंत चलती रहती हैं, कभी सूखती नहीं है। हिमालय पर्वत से संबंधित नदियां 12 मासी, इसीलिए कहा गया पूरे वर्ष 12 महीने वर्ष पर्यंत जल से परिपूर्ण होती हैं। हाँ, जल की कमी ऋतुओं के परिप्रेक्ष में कमी आती है, लेकिन वो सूखने का काम नहीं करती है। पर्वतीय क्षेत्र देखिए बहुत ही अच्छे भी और भी तरह से अच्छे माने जाते हैं। जैसे पर्वत पर्यटन की दृष्टि से या पर्यटन के लिए बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं। पर्यटन की दृष्टि से जो पर्वतीय भूभाग है, जो जिसको 30% भूभाग के आधार पर भारत में दर्शाने का काम किया गया है, तो ये पर्वतीय भूभाग जो है पर्यटन के बहुत ही अनुकूल माने जाते हैं, या पर्यटन से संबंधित जो अनुकूल परिस्थितियां ज्यादातर इन्हीं पर्वतीय भूभागों में ही देखने को मिलती है। पर्वतीय भूभाग ही इस तरह की अनुकूल परिस्थितियों को समेटने का काम किया है। ठीक, इसके अलावा पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण भी माना जाता है पर्वतीय क्षेत्र। पारिस्थितिकी के लिए अनेकों तरह की पारिस्थितिकी तंत्रों हेतु पर्वतीय क्षेत्र अपने आप में बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके बाद देश का 27% भूभाग पठारी माना जाता है। 27% भूभाग पठारी माना जाता है। पठार देखिए, जहां पर खनिजों का अत्यधिक बोलबाला पाया जाता है, पठारों पर ही ज्यादातर खनिज मिलने का काम करते हैं, या पठारों से जीवाश्म ईंधन भी संबंधित होते हैं। पठारों से वन का भी अपार संचय कोष विद्यमान होता है। तो इस तरह से जहां तक भू संसाधन की बात है, भू संसाधन भारत में भूमि पर जो विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां हैं, इन भू आकृतियों के आधार से तीन भू क्षेत्रों के आधार पर डिवाइड करके बताने दर्शाने का काम किया गया है। तो जिसमें 43% मैदानों से संबंधित हैं, 30% पर्वतों से संबंधित हैं, और 27% भूभाग जो है ये पठारी क्षेत्रों से संबंधित माने जाते हैं। अब भारत में भू उपयोग का क्या प्रारूप है? भारत में भू उपयोग का क्या क्या प्रारूप देखा जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। भारत में
भू उपयोग प्रारूप। हाँ, तो भारत में भू उपयोग प्रारूप क्या है? देखिए, भारत में भू उपयोग प्रारूप के अंतर्गत पहले नंबर पे मैटर आता है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मृदा अपरदन मृदा के कटाव तथा बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहा जाता है। जब मिट्टी कट करके बहने का काम करती हैं, जैसे असली भूभाग है, मिट्टी कट करके अन्यत्र कहीं जगहों पर जाकर के बह जाए, अर्थात जब मिट्टी कट करके या मृदा के कटाव और बहाव की जो प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को ही मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक, मृदा के बनने तथा अपरदन की क्रिया समानतः अगर देखा जाए तो एक साथ चलती रहती है। मिट्टी कटती भी है, अपरदित होती हैं, कटने का काम करती हैं, बहने का काम करती हैं और कहीं न कहीं अन्य जगहों पर ले जाकर के निक्षेपित करने का काम करती हैं। तो कहने का मतलब इस तरह से जो है विभिन्न मानवीय क्रियाओं से मृदा अपरदन को भी अगर देखा जाए तो कई तरह से गति पकड़ने का काम करती हैं। तो भारत में भू उपयोग जो प्रारूप है, इन्हीं प्रक्रियाओं के माध्यम से चलने का काम करती हैं, जिसके लिए कुछ उत्तरदायी कारक हैं, जिसके लिए कुछ कारक उत्तरदायी माने जाते हैं कि भारत में भू उपयोग प्रारूप है कैसा, और वो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उत्तरदायी कारक के रूप में जाने जाते हैं। पहले नंबर पे भौतिक कारक। पहले नंबर पे भौतिक कारक। हाँ, तो भारत में भू उपयोग प्रारूप के जो उत्तरदायी कुछ कारक हैं, उन कारकों में दो कारक हैं। नंबर एक है भौतिक कारक और दूसरे नंबर पर मानवीय कारक। अब कौन कौन से ऐसे हैं कारक जो भौतिक कारक के रूप में जाने जाते हैं, जो भू उपयोग प्रारूप से संबंधित हैं? तो देखिए, पहले नंबर पे समतल भूमि की अपेक्षा ढाल वाली भूमि पर अत्यधिक अपरदन होता है। भौतिक कारकों के आधार पर जो समतल भूभाग है, उस समतल भूभाग के अंतर्गत जो ढाल वाली भूमि होती हैं, जैसे ये भूमि है ऐसे ये भूमि है, तो जो अगर जल के बहाव की प्रक्रिया शुरू होगी तो ऊपर वाला हिस्सा कटेगा, निचले हिस्से में जाकर के निक्षेपित होने का काम करेगा। ठीक, तो भू निम्नीकरण की प्रक्रिया भी यहाँ शुरू हो जाएंगी, अर्थात भूमि नीची होंगी। कहीं की भूमि कट करके, जैसे ये है, यहाँ की कटेगी, यहाँ पर निक्षेपित होगी, यहाँ से कटेगी, यहाँ निक्षेपित होगी, तो कहने का मतलब एक समय ऐसा आएगा ये बराबर हो जाती है। भू निम्नीकरण भी देखा जाता है और इसी के साथ साथ भौतिक कारक के रूप में उसको दर्शाने का भी काम किया जाता है। तो कहा जाता है समतल भूमि की अपेक्षा जो ढाल वाली भूमि होती है, ठीक, वहां पर अपरदन ज्यादा होता है। यहाँ पर भी होता है यहाँ पर, लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए जैसे पर्वतीय क्षेत्र है तो ढाल वाली भूमि पर अपरदन की प्रक्रिया जो है बड़े पैमाने पर देखी जाती है। वर्षा ऋतु में आप जम्मू कश्मीर और उत्तरांचल राज्य की बात करें तो वहां पर इस तरह से भूस्खलन का काम बड़े पैमाने पर होता है, यानी भूमि जगह जगह पर कट जाती है, अपरदित हो जाती है, जिसके वजह से भूमि सरकने का काम ढालू क्षेत्रों के आधार पर करती है। तो ये भौतिक कारक होता है भौतिक कारकों के माध्यम से ऐसे दर्शाने का काम किया गया है। दूसरे नंबर पर तीव्र व मूसलाधार वर्षा मृदा की ऊपरी परत को अपरदित करने का काम करती है। तीव्र और अगर मूसलाधार वर्षा हो, जहां जहां पर तीव्र और मूसलाधार वर्षा होती है, वर्षा होने के कारण ऊपरी परत मिट्टी की वो बह करके
या ऊपरी परत को बहा करके अनेक जगहों पर ले जाने का काम करती है। तो ये भौतिक कारक के रूप में जाने जाते हैं। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेशों की अगर बात की जाए भौतिक कारकों के आधार पर, वहां पर देखिए पवन बहुत ही वेग से चलती हैं और ऊपरी परत को काट डालती हैं, काट करके अनेक जगहों पर ले जा करके अपर्दित पदार्थ को जमा करने का काम करती है। गर्मी के मौसम में लू जब चलता है तो अक्सर देखिए ऊपरी जो मिट्टी की जो भूमि की जो ऊपरी परत होती है उस पर जैसे बारीक बारीक धारियां बन जाती हैं, बारीक धारियां बनती हैं। पवन अपने साथ छोटे छोटे कणों को साथ में लेकर के पृथ्वी की ऊपरी परत को अपर्दित करने का काम करते हैं भौतिक कारकों के माध्यम से। तो कहने मतलब शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी अगर देखा जाए अपर्दन का यह एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। दूसरे नंबर पर मानवीय कारक। देखिए मानवीय कारक की अगर बात की जाए तो मृदा अपर्दन के लिए कुछ हद तक मानवीय कारक भी महत्वपूर्ण माना जाता है। मानवीय कारणों के आधार से मृदा का अपर्दन कहीं कहीं पर होता है। जैसे पहले नंबर पर पशुओं के अत्यधिक चराई करने से भूमि की ऊपरी परत कट करके अपर्दित होकर के मतलब कट जाती हैं, अपर्दित हो जाती हैं। तो पशुओं के अत्यधिक चराई के द्वारा तो ये मानवीय कारण के आधार पर दर्शाया जाता है, मानवीय कारण बनता है। इसके अलावा वनों का ह्रास होना। वनों का ह्रास कैसे होता है? जब वनों को काटा जाता है, ये भी एक मानवीय कारण बन जाता है जिससे मृदा अपर्दित होती है, मृदा अपर्दन होने का काम करती है। इसके अलावा खनन प्रक्रियाओं के माध्यम से भी भूमि का अपर्दन होता है। कहीं कहीं पर तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बहुत बड़े पैमाने पर अपर्दन का कार्य देखा जाता है। तो खनन प्रक्रिया या इसके अलावा कृषि करने का जो गलत ढंग होता है, तरीका होता है, वह भी कहीं कहीं पर अपर्दन का द्योतक मानी जाती है, अपर्दन का कारण बन जाती है। तो ये सब मानवीय कारक है। इन्हीं कारकों के माध्यम से भूमि अपर्दित होने का काम करती है। ठीक, अब इसके बाद भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। भू निम्नीकरण जब धरातल का वह भूभाग, धरातल के ऊपर का वह भूभाग जब कट करके धरातल के निचले हिस्से में जमा होने का काम करता है, तब उसको भू निम्नीकरण की संज्ञा दी जाती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये ऐसे कोई भूभाग हो, ठीक, और यहां से भूमि अपर्दित होकर के यहां पर निक्षेपित होने का काम करती है। ऐसे ऐसे यहां पर, यहां से यहां, यहां से यहां, एक समय ऐसा आता है कि ये बराबर ऐसे हो जाता है, ये हिस्सा कट जाता है और ये हिस्सा ऊपर उठ जाता है तो वो निम्नीकरण। लेकिन जिसे अधिवृद्ध के आधार पर इसको जाना जाता है, इसको अधिवृद्ध के द्वारा दर्शाने का काम भी कहा जाता है। जो निचला हिस्सा होता है धरातल का भूभाग, जो जिस पर मतलब ऊपर वाले हिस्से के आधार से कट करके जब मृदा यहाँ निक्षेपित होने का काम करती है, वो भूभाग ऊपर उठने का काम करता है, तब उसे अधिवृद्ध की संज्ञा दी जाती है। ये भू निम्नीकरण की। किसी तरफ भूभाग नीचा हुआ और किसी तरफ भूभाग ऊपर उड़ गया, तो ये भू निम्नीकरण की प्रक्रिया दर्शाई जाती है। देखिए आज अगर देखा जाए भारत में तो लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि, भारत में 13
13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो क्षतिग्रस्त मानी जाती है। संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए, संपूर्ण भारत को मिला करके अगर बात की जाए, तो ये मान के चलिए कि संपूर्ण भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूभाग ऐसा है जो क्षतिग्रस्त माना जाता है, जिसमें से 28% भूभाग वनों से संबंधित है। जिसमें से अगर देखा जाए ये जो 28% भूभाग है क्षतिग्रस्त है, वो वनों से संबंधित है। ठीक, लगभग इसके अलावा लगभग 56% भूभाग जल से भी संबंधित माना जाता है। 56% भूभाग जल से भी ग्रसित है। यानी जो 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि बताई गई है, दर्शाई गई है, इसी 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि में से 56% जल से संबंधित जो भूमि है वो जल से ग्रसित मानी जाती है। इसके अलावा जो शेष ग्रसित भूभाग है, क्षेत्र है, भूमि है, वो लवणीय तथा क्षारीय मानी जाती है। ठीक, लवणीय तथा क्षारीय अर्थात वहां की जो मिट्टी है वो नमकीन टाइप दिखती है, यानी कहने मतलब क्षारीय और लवणीय मानी जाती है। एकदम अनुपजाऊ के आधार पर वो मिट्टी मानी जाती है। तो इस तरह से भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय की अगर बात की जाए तो ये मान के चलिए, अगर ऐसा भारत में भू उपयोग का प्रारूप क्षतिग्रस्त के आधार पर देखा जा रहा है, तो क्या किया जाए। भारत में तमाम ऐसे कारक हैं जो कि इसके उत्तरदायी माने जाते हैं, तो उन कारकों को कैसे दूर किया जाए, किस तरह से संरक्षण प्रदान किया जाए। तो देखिए, भू निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के लिए तमाम तरह के उपाय संरक्षण प्रदान किए गए हैं। उन संरक्षणों में से पहले नंबर पर वनारोपण किया जाए। सीधी सी बात है, वनारोपण किया जाए, अर्थात अत्यधिक भूभागों पर वन को लगाने का काम किया जाए। चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए, चारागाहों का, ताकि उससे भी तमाम तरह की दिक्कतें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अनियंत्रित चराई ज्यादा से ज्यादा देखी जाती है, तो ऐसा ना हो, तो चारागाहों का उचित प्रबंध सरकार को करना चाहिए। पेड़ों की एक रक्षक मेखला तैयार करनी चाहिए, जिससे पशु से उसका नियंत्रण हो सके। अगर ऐसा होता है, इस तरह से ऐसे किया जाए, तो फिर जो भू निम्नीकरण की प्रक्रिया देखी जा रही ज्यादा से ज्यादा भारत में, जिससे 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त है, उसमें कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों से लगा करके बनाने की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। अगर ऐसा भी किया जाता है, तब भी जो है भूमि क्षतिग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। और इसके साथ साथ भूमि कटाव, जहां जहां पर भूमि कटाव की प्रक्रिया हो रही है, देखी जा रही है, उस प्रक्रिया को किसी न किसी नियोजित कार्यक्रम के माध्यम से रोकने का काम किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर भू निम्नीकरण की प्रक्रिया को दूर किया जा सकता है। बंजर भूमि अगर है तो उसका भी उचित प्रबंध या उचित प्रबंधन करना चाहिए। या इसके साथ साथ खनन वाला कोई क्षेत्र है तो उस पर भी नियंत्रण करना चाहिए। औद्योगिक जल का जो पारिष्करण है उसको भी सही मायने में एक सही स्थानों पर ठिकाने लगाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, तो एक तरफ भूमि प्रदूषित नहीं होगी, दूसरी तरफ भूमि जो है ग्रसित नहीं होगी, भूमि पर किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा, भूमि पर किसी तरह से कटाव नहीं होगा। तो इस तरह का ये सब संरक्षण प्रदान करना चाहिए, तभी भू निम्नीकरण की प्रक्रिया सही मायने में ठीक ठाक हो पाएंगी, अन्यथा नहीं। तो ये जो संरक्षण बताया गया, जो उपाय बताए गए हैं, ये ऐसे करने चाहिए। अगर ऐसा किया जाए तो फिर भू निम्नीकरण आराम से समाप्त किया जा सकता है। आज इस वीडियो में बस इतना, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।